हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग इस समय मोशन चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, आज मोशन का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे ऑलरेडी हम लोगों ने मोशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स के तीनों लॉज को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको प्लीज़ जा करके आप लोग देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आगे बात समझ में चलिए। बाकी बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिल सके इस चैनल से। ठीक है, बाकी बच्चों देखिए, हम लोग मोशन में जो मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि न्यूटन्स के जो इम्पोर्टेंट लॉज हो हम लोगों ने वो भी कर लिया है। उसके कंसेप्ट और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए आज हम लोग छोटा छोटा सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए देखो बच्चों, हम लोगों ने आप लोगों को फोर्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत काफ़ी कुछ इस चैप्टर में जो है कि पढ़ रखा है। मोशन चैप्टर में जो हमारा बल होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसके एसआई यूनिट, इसके डायमेंशंस, इसके रिलेशनशिप्स हमारे दूसरे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके साथ क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम अगर आप लोगों से सिंपली पूछे कि जो हमारा फोर्स होता है, जो हमारा बल होता है बेटा, वो क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग बल को बताइए कि बल क्या होता है, फोर्स मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि मैम जब हम किसी चीज़ को पुश कर सकते हैं, ठीक है, पुश और पुल, यही तो होता है हमारा, क्या होता है, फोर्स होता है। मतलब हम जब किसी चीज़ पे या तो उसको अपनी तरफ खींचे या उस पर फोर्स लगा करके पुल करें, वही तो होता है हमारा जो है कि बल। तो बिल्कुल सही है। तो मतलब जब हम किसी चीज़ को पुल कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। ठीक है, फोर्स के बारे में और अगर मैं बेटा बात करूँ आप लोगों से, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट बड़ी पूछी जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एसआई यूनिट। ये क्या है हमारी, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। फोर्स के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग थोड़ा सा न्यू कुछ बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में कि बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ कि जो हमारा फोर्स होता है इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ होता है, मतलब जो हमारा फोर्स होता है बेसिकली ये क्या कर सकता है ना, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूँ कि हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। आई बात समझ में, मतलब बल का प्रभाव, बल का प्रभाव। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि जो फोर्स होता है हमारा, जो हमारा बल होता है, बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे, मतलब क्या क्या इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड को इंक्रीज़ करने में या डिक्रीज़ करने में जो हमारी चाल होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इंक्रीज़, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, स्पीड, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ स्पीड, मतलब चाल को, जो हमारी चाल है इसको इंक्रीज़ करने में या फिर डिक्रीज़ करने में। अगर मैं ये चीज़ कहूँ तो क्या मैंने कुछ गलत बोला, बताइए भाई कि क्या मैंने कुछ गलत बोला, कि मतलब जो हमारी स्पीड होती है उसको अगर मुझे कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो क्या इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो हम फोर्स ही तो यूज़ करते हैं ना भाई, है ना, जो है कि फोर्स ही तो हम यूज़ करते हैं ना, कि मतलब जो हमें इंक्रीज़ करना होता है या फिर डिक्रीज़ करना होता है स्पीड को, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, हम कहें कि फोर्स का इफ़ेक्ट इस पर होता है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा, और आप लोग इसको रिमाइंड करिए कि और क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। चेंज इन डायरेक्शन, है ना, मतलब चेंज इन
डायरेक्शन, मतलब किसी चीज़ की अगर हमें चेंज करनी है डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन मतलब दिशा परिवर्तन या कह लो दिशा में बदलाव। अगर हमें दिशा में बदलाव करना है तो भी क्या हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, ठीक है। जब हमें किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में बदलाव करना होता है तब भी हमारा क्या इस्तेमाल होता है? तो हमारा फोर्स। और क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। आप लोगों का आंसर देख के ही मैं यहाँ पे लिखूँगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर्स करते रहिए भाई कि क्या है करके, है ना। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो हमारी चाल को तब फोर्स इस्तेमाल होता है। अगर हमें डायरेक्शन, दिशा में बदलाव करना हो तब भी हमारा फोर्स इस्तेमाल होता है। और हमारा फोर्स कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? आप लोग सोचिए और आंसर कीजिए मुझे, क्योंकि अब तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चैप्टर को पढ़ ही लिया है, ऑलमोस्ट हमारा मोशन कंप्लीट होने को है। तो आप लोग बताइए, ठीक है। चेंज इन शेप, ठीक है, चेंज शेप, चेंज शेप मतलब आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है। आकार में परिवर्तन कैसे भाई, है ना। आकार में परिवर्तन कैसे? मान लो अगर गुब्बारा ही है, गुब्बारे को आप क्या करते हैं? फूलाते हैं। जब उसमें हवा देते हैं तो एक तरीके से क्या कर रहे होते हैं आप? फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जैसे चूड़ियाँ ही हैं, हमारे बैंगल्स जो होते हैं, चूड़ियों को हम क्या करते हैं? फोर्स लगा करके उसको, जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होंगी, लड़कियों को पता होंगे, है ना। हालांकि शैतानी तो लड़के भी करते हैं, है ना। मम्मी की चूड़ियाँ रखी रहती हैं तो खेलने के बहाने उसको तोड़ दिया करते हैं। तो जो मेटल की चूड़ियाँ आप उसको जब प्रेस करते हो तो देखो बेचारे का साइज ही चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है ना। तो क्या करते हो आप? एक तरीके का उस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, इसके बाद हम क्या करें कि मतलब स्टॉप या स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग, स्टॉप मूविंग और स्टार्ट मूविंग, है ना। मतलब स्थिति कह लो इसकी, है ना। स्थिति में बदलाव, स्थिति में बदलाव। आगे बात समझ में कि मतलब हम ये चीज़ कह सकते हैं ना कि भाई किसी भी वस्तु या व्यक्ति के जो स्थिति है उसमें बदलाव। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो है न्यूटन्स लॉ में कि मतलब हम लोग जब बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, भाई बस जो होता है वो हमारा स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, विराम पोजीशन पे होता है, फिर ड्राइवर आता है, चाबी लगाता है और उसको जो है कि बस को स्टार्ट कर देता है। तो एक तरीके का उस पर क्या हो रहा है? फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है ना, तभी तो उसकी स्थिति चेंज हो रही है, ठीक है। या फिर अगर बस चल रही है तो वो स्टॉप हुई तो एक तरीके का उस पर क्या है? बल लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो हो गई मतलब उसकी स्थिति की बदलाव में। तो मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं बेटा, ये मतलब नॉर्मल सा है, ठीक है। कि मान लो अगर क्वेश्चंस, कभी इससे भी क्वेश्चंस वैसे बनते हैं, क्वेश्चंस दे देगा कि मान लो कि जैसे मैंने बताया कि कोई बैंगल्स ही है ना। जैसे मैंने चूड़ियों का ही बताया कि उसको जो है कि तोड़ दिया, तो मतलब वो किसकी वजह से हुआ? टाइम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या फिर लेंथ है या क्या है? तो उसमें आंसर हो जाएगा फोर्स की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट रहे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करें। बेसिकली अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि जो बेसिकली हमारा फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है, ठीक है। चलिए आप लोग जो है टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में अगर जानते हैं कुछ तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए किसको कितना पता है टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना नहीं भूलें और इसके साथ साथ शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। चलो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक, मतलब बल के प्रकार, बल के प्रकार। चलिए बताइए मुझे आप लोग कि जो फोर्सेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। कुछ अगर आप लोगों को आइडिया हो
तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि जो फोर्सेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, जो फोर्सेस होते हैं बेसिकली ये हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। आई बात समझ में, क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक। और दूसरा हो जाता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि भाई जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, ऐसा फोर्स जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर जैसे चूड़ियों का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, क्या किया आपने, उस पर फोर्स तो लगाया लेकिन अपने हाथ से लगाया, मतलब आप लोगों ने उस पर जो है कि प्रेशर बल लगाया है ना, तो उसको क्या किया आपने, टच किया। लेकिन अगर मैं एग्जांपल में आप लोगों से कहूँ कि जैसे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो हम लोगों की ज़मीन जो अर्थ होती है, अर्थ से हम लोगों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्या हम उसको छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। आई बात समझ में, यही बात हो गई कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा बेसिकली क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे वो फोर्सेस होते हैं जिसमें कि जो इंटरेक्शन होता है हमारा ऑब्जेक्ट से, उसमें हम किसी उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, interaction between object that can be touch, है ना, मतलब ऐसा फोर्स, ठीक है, ऐसा फोर्स जिसको हम जिसमें वस्तु एक दूसरे को छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि मतलब जो भी फोर्स होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, तो वैसे फोर्सेस हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, वो हो जाता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। आई बात समझ में। अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स में बात करूं, अच्छा ठीक है, चलिए आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर करी, एक एग्जांपल भी दे दिया। तो अब तो आप मुझे बता दीजिए कि जो कुछ इसके एग्जांपल्स, थोड़ा होमवर्क करिए। ठीक है, देखिए बच्चों, जब आप लोग खुद से मेहनत करते हो ना, तो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, उनको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब भी मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो आप लोग पहली बात तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, दूसरा अपना दिमाग खोल करके बैठा करिए। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए। ठीक है, इससे देखिए मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो पढ़ाऊँगी ही, मुझे पढ़ाना है, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग जो है कि समझ पाएंगे, जिससे कि आप ही लोगों का फ़ायदा हो रहा है। मेरा तो ना फ़ायदा ना नुकसान, है ना। आप लोग पढ़ेंगे, अच्छा नंबर लेके आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अगर मैं बात करूँ बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर मैं बात करूँ कि ऐसे फोर्सेस जैसे कि सपोज करिए स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जो हमारा स्प्रिंग का फोर्स लगता है, स्प्रिंग तो सब लोग जानते ही होंगे भाई, जो हमारा स्प्रिंग का फोर्स होता है बेटा, ठीक है, मतलब स्प्रिंग वाला बल कौन सा होता है भाई, जब आपने देखा होगा कि स्प्रिंग से आप लोग कई बार क्या होता है कि खेलते भी हैं, है ना, मतलब इसमें जो फोर्स होता है बेसिकली बेटा, जो स्प्रिंग में वो क्या होता है, ऊपर नीचे अप डाउन टाइप का फोर्सेस लगते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो मतलब ऐसे फोर्सेस जो कि क्या होता है, फोर्स जो ऊपर से नीचे, या यूँ कह लीजिए, आप लोग इसको ध्यान में अपने माइंड में रखिए कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है, जो स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है, जब आप उसको इस तरीके से छेड़ते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, अप डाउन मोशन करता रहता है, गति करता है ना, तो वही फोर्स क्या हो गया, हमारा स्प्रिंग मोशन हो गया। अब मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा बच्चों अगर हम देखें तो जैसे कि सपोज करिए ड्रैग फोर्स। ड्रैग मतलब क्या होता है, कौन बताएगा भाई कि जो हमारा ड्रैग होता है, ड्रैग का मतलब क्या होता है,
फटाफट बताइए कि जो हमारा ड्रैग होता है वो क्या होता है। ड्रैग मतलब समझते हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यही होती है हमारी ड्रैगिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रैग फोर्स लगता है बेटा वो हमारे तरल पदार्थ या फिर कह लो लिक्विड या गैस पे लगता है। ठीक है, तो ये फोर्स किस पे लगता है भाई हमारा, ये तो तरल पदार्थ पे सपोज कर लीजिए, तरल पदार्थ, ठीक है, एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब सब लोग मुझे बताइए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है भाई, ये तो पता ही होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना। देखो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा जो है कि जो हमारी ये अर्थ के ऊपर से जो यहाँ पे, जैसे अगर सपोज कर लिए कि अगर रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चल रही है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा बेटा तो हमारी जो फोर व्हीलर है वो चल ही नहीं सकती हैं, वो तो स्लिप कर जाएंगी, है ना। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आगे हम पूरे चैप्टर ही पढ़ेंगे, एक फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे कैसे लगता है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कैसे जो है कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये याद रखिए कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आ जाता है, जैसे कि ये टॉपिक बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर 4 ऑप्शंस दे रखा, उसमें से 3 जो है कि आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होंगे और एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब उसमें से ये पूछ देगा कि इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, या तो क्वेश्चन पूछ देगा कि इन चारों में कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। जितना मैं आप लोगों को इस बोर्ड पे लिखवा दे रही हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यही आपके एग्जाम में रिपीट हो करके किसी भी एग्जाम में आ सकता है अगर इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक फोर्स आप लोगों का जो है कि मान लो नॉर्मल फोर्स जो लगते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं हमारे, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स या फिर कह लो सामान्य बल। ठीक है बेटा, ये जो होते हैं ये 4 टाइप के, ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। अब हमारा जो आता है बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, मतलब या तो पास आते हैं या फिर रिपेल कर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली होता क्या है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, आई बात समझ में। मतलब कि बहुत दूर से भी ऐसा हो सकता है कि मतलब काफ़ी डिस्टेंस हो, वहाँ से भी जो फोर्सेस है वो क्या कर सकती हैं, या तो आकर्षण होता है इनमें या तो अप्रतिकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण, ये हो गया भाई। अब इससे क्वेश्चंस भी बेटा ऐसे ही आते हैं कि मतलब ऐसे कौन से फोर्स हैं जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है ना। मतलब कांटेक्ट या फिर रिपेल या फिर अट्रैक्शन की जो होती है वो कांटेक्ट फोर्स में होता है, या नॉन कांटेक्ट फोर्स में तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स में होता है। अब मुझे फटाफट आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। एक तो मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता ही दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे अर्थ हमारे ऊपर क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है बेटा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे ऊपर वो फोर्स लग रहा होता है। अगला फोर्स की बात करूँ तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें बेटा तो विद्युत बल। ठीक है, ये बल हमारा जो होता है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल होता है। अगले की बात करें तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और एक जो है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा, तो या फिर मैग्नेटिक या फिर कह लो चुंबकीय बोल।
चुंबकीय बल। आगे बात समझ में। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है कि कौन कौन से होते हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें क्वेश्चंस बेटा बेसिकली इस तरीके से आते हैं कि जैसे आप लोगों को दे दिया कि एक जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स दे दिया, मैग्नेटिक फोर्स दे दिया, और उसमें से एक ऑप्शन यहाँ से उठा करके दे दिया, सपोज करिए डायरेक्ट फोर्स दे दिया। ठीक है, अब उसमें से ये पूछेगा कि इसमें से कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, तो कौन से नहीं होंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर जिसमें जैसे कि डायरेक्ट फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन बदल देगा कि इनमें से कौन सा जो है कि एक जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, तब भी आप आंसर कर लेंगे कि डायरेक्ट फोर्स है। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। तो ये टाइप्स ऑफ बल के प्रकार में यही इतना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, यही सिर्फ ऐसा है बेटा जो आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे कि जिस फोर्स को हम लोग टच कर सकते हैं या ठीक है, तो वो कौन से फोर्सेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो है हमारा कॉन्टैक्ट से ही पता चल रहा है, और जिनको नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। और फोर्सेस दो ही टाइप के होती हैं। ठीक है, इससे बेटा इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस क्या आप लोगों को पता है कितने होते हैं और क्या होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस? फटाफट बताइए आप लोग भाई कि जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। कोई बताएगा मुझे? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। बताइए बेटा, जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं? देखो बेटा, जो हमारा फंडामेंटल फोर्स होता है बेसिकली वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक का नाम डाल लीजिए फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, क्या फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है बेटा, देखो फंडामेंटल फोर्सेस जो होता है बेसिकली ये आप लोगों का 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, जैसे कि ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी, ठीक, एक हमारा होता है ग्रेविटी। ठीक है, जो मतलब ग्रेविटेशनल जो होता है, एक तरीके का हमारा ग्रेविटी जो होता है फोर्सेस, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल फोर्स होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक। ठीक, एक होता है बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक होता है वीक फोर्स। अच्छा चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और वीक फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स, कोई बताएगा भाई कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स बताइए, जिसको पता है मुझे फटाफट बताइए। ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रो। ठीक है, देखो ये दूर से बना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। आई बात समझ में? विद्युत चुंबकीय बल होता है। दूसरा हमारा जो हो जाता है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, एंड एक ये बेटा जो होता है ये बेसिकली जो होते हैं ये नाभिकीय। ठीक है, नाभिकीय जो हमारे फोर्सेस होते हैं ये भी नाभिकीय ही होता है। ठीक है, ये नाभिकीय ये भी होता है, नाभिकीय फोर्स ये भी होता है हमारा। ठीक है, आई बात समझ में बेसिकली? ठीक है, तो बेटा देखो ये आपके 4 बेसिक, तो क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा आता है कि मतलब जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं कितनी होती हैं, तो आप आंसर कर दोगे भाई 4। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं इन सबसे बनता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग और जो वीक आपके नाभिकीय फोर्सेस होते हैं बेटे, ठीक है, इसमें आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आगे आप लोगों को मैं करवाती हूँ। फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग और वीक है आपका बल और ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सिर्फ 4 ही हमारे जो है कि क्या है बेटा, ये है हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, मतलब अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है बेटा, ये आता है इन सबको अरेंज करने का। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे बनता है अरेंज
the forces, arrange the forces according to weakest to strongest, ठीक है, weakest to strongest। आई बात समझ में? अरेंज द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। चलिए आइडिया लगाया आप लोग कि ये जो चार फोर्सेस हैं हमारे, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस, ठीक है, ये फोर्सेस बेटा बेसिकली अगर इनको मुझे अरेंज करना हो, वीक मतलब कौन सा सबसे वीक है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो इसको आप किस तरीके से अरेंज करेंगे? वीकेस्ट, ठीक, तो सबसे वीकेस्ट बेटा जो फोर्स होता है वो हमारा बेसिकली होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बात समझ में? मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बेटा ये हमारा क्या होता है? ये सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। इसके बाद हमारा वीक फोर्स आता है, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वीक फोर्स, ठीक। इसके बाद बेटा हमारा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अब इसके बाद लास्ट आता है हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स। भाई तो जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बेसिकली ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आगे बात समझ में? और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक बेटा, ये बात क्लियर हो गई। तो अब बस ये है कि क्वेश्चन ये आता है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है कि बेसिकली हमारे जो है फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? तो चार होते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा इसमें अरेंज द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट में, तो इसमें ऑप्शंस में अगर ऐसे अरेंज करने के लिए भी नहीं दे देता है तो चार में आपको पूछ लेता है कि इन चार में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, ठीक है, या सबसे वीक फोर्स कौन सा है। तो अगर आपको ये टेबल, ये जो है कि अरेंजमेंट आपको याद होगा तो आप आंसर इसको प्रॉपरली कर लेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। आगे बात समझ में? चलिए अब मैं अगर बात करूं आगे आप लोगों से कि अब हम क्या पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने बेटा पढ़ रखा है मोमेंटम, ठीक है। ये आज के जो वीडियो है बेटा इसमें आप लोगों को मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ, हालांकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में बेटा हम लोगों ने पिछले कई सारे वीडियो में जब से मोशन पढ़ रहे हैं, हालांकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी हम लोगों ने इसके डायमेंशंस की और इसके एसआई यूनिट की बात कर रखी है। बाकी मोशन में भी हम लोगों ने कई जगह इसको यूज़ किया है कि जो हमारा लॉ ऑफ जो हमारा मोमेंटम है बेसिकली वो क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए कि जो मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो फटाफट मुझे आंसर कर सकते हैं और बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा बेसिकली वो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जिन लोगों को ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है वो भी मुझे आप लोग टाइप करके आंसर देते रहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? तो आप लोग वो भी बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और बताइए भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए बताइए फटाफट कि मोमेंटम के बारे में आप लोगों ने
क्या क्या पढ़ रखा है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए बेटा, ठीक है, जिससे मैं ये तो समझ पाऊँ कि आप लोगों को मोमेंटम याद भी है या उड़ गया आप लोगों के दिमाग से, मतलब कि उन लोगों ने रिवीजन करी ही नहीं। संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो भाई, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। चलिए बताइए भाई फटाफट। चलिए अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग की बात करूं मैं कि जो संवेग हमारा होता है, जो कंजर्वेशन, पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि जो हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन हम कई जगह पढ़ चुके होते हैं, तो कंजर्वेशन मतलब जो संरक्षण है, इसका मतलब क्या होता है बताइए आप लोग फटाफट, तब तक मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख देती हूँ। देखिए, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, when external force is not applied, ठीक है, when external force is not applied। आगे बात समझ में, ये बेटा हो गई डेफिनेशन हमारे किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संरक्षण ऑफ संवेग की। आगे बात समझ में कि मतलब हम यूँ कहते हैं बेटा कि जब भी हम क्या होता है कि, या फिर यूँ कह ले कि कोई भी फोर्स जब सिस्टम पे एक्ट नहीं करता है, मतलब जब भी, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि मतलब कॉलिजन का, जैसे कि आपका क्या हो गया कि कोई 4 व्हीलर हो गई, उसका टक्कर हो गया, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, मोमेंटम की बात करते हैं हम, मोमेंटम के संरक्षण, उसके कंजर्वेशन की बात करते हैं। आगे बात समझ में, तो अब क्या होता है बेटा कि जो टोटल मोमेंटम होता है हमारा, पहले मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब टकराती है, मतलब कोलाइड होती है, कोलिजन होता है उसका, और वो किसके इक्वल हो जाता है, जो टोटल मोमेंटम है बेटा, जब हमारा कोलिजन हो जाता है उसके बाद का, जब क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है एक्सटर्नल, वो अप्लाइड नहीं होता है, या तो हम यूँ कह ले कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा होता है, या तो अप्लाइड या फिर नो एक्सटर्नल, इसी में आगे चाहे तो लिख सकते हैं समझने के लिए, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, ठीक है, ऑन सिस्टम, मतलब जो कुछ भी है बेटा, जब हमारा कोलिजन होता है, बेसिकली देखो संरक्षण ऑफ संवेग की बात हम तभी करते हैं जब कोई चीज़ दो टकराती है, जब किसी दो चीज़ों में हमारा क्या हो जाता है, जब किसी दो चीज़ों में हमारा टकराव होता है, कोलिजन होता है, तभी हम जो है कि संवेग के संरक्षण की बात भी करते हैं। तो हिंदी वाले भी इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो लिखिए, यदि वस्तु पर बाहर से, ठीक है, यदि वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लग रहा हो, कोई बल ना लगे, ठीक, अगर मतलब क्या है बेटा कि जब बाहर से कोई बल नहीं लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई बल नहीं लगे तो टकराने से पहले, ठीक है, मतलब टकराने से पहले संवेग, टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। आगे बात समझ में बेटा,
ठीक है। मतलब पहली बात तो हमने क्या कहा कि जो बेटा देखो, जो सबसे पहली बात हम लोगों ने बात करी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात ही तब हम करते हैं जब कोई बॉडी, कोई दो चीज़ें आपस में कोलाइड होती हैं या यूं कह लीजिए कि टकराती हैं। आई बात समझ में? तो जब हम संवेग के संरक्षण की बात ही तब करते हैं जब कोई दो वस्तु होती है वो क्या करती है, कोलाइड होती है या एक दूसरे से टकराती है, तभी हम वहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं हम संवेग ऑफ संरक्षण की। मतलब कि जो संवेग होता है उसके संरक्षण की, या फिर यूं कह ले कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। आगे बात समझ में? बेसिकली बेटा देखो, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए जो हमारे एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं उसमें भी हमारा जो बात करते हैं हम वहाँ पे किसकी बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को? जैसे दो कार टकराती है, जब दो कार टकरा जाती है, ये भी बेटा किसका एग्जाम्पल है हमारा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात होती है। बेसिकली बेटा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो क्या रहा होता है पता है, जब मान लो कि दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो चीज़ें, जैसे एटॉमिक बम भी है, दो अगर आपस में टकराएं तो बेसिकली होता क्या है कि एक जो वस्तु होता है, जो पहला वस्तु होता है, वो क्या सोचता है कि मैं जो पूरा अपना संवेग है, जो अपना पूरा मोमेंटम है, दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दूं। वहीं सेम क्या होता है कि जो दूसरा वस्तु आपसे टकराता है उस वस्तु से, तो वो भी क्या करता है कि वो दूसरी वस्तु भी अपना पूरा संवेग, पूरा मोमेंटम पहले वाले पे क्या करना चाहती है, जो है कि वो ट्रांसफ़र करना चाहती है। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा लॉ ऑफ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो दो चीज़ें हमको क्लियर हो गई बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात ही तब करते हैं जब कोई दो चीज़ कोलाइड होती है, दो चीज़ टकराती है। आगे बात समझ में? दूसरी चीज़ क्या होता है, इस टकराव के केस में होता क्या है कि जो पहला वस्तु होता है वो सोचता है कि अपना पूरा मोमेंटम, पूरा जो संवेग है वो हम दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दे। तो सेम दूसरा भी यही सोचता है कि जो कोशिश करता है वो वस्तु की जो भी उसका संरक्षण है, जो उसका संवेग है, उसको क्या कर दे, वो पहले पे ट्रांसफ़र कर दे। आगे बात समझ में? यही है हमारा बेटा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बात समझ में? जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे और एक आप लोगों को इस तरीके से, जैसे सपोज करिए कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको जो है कि थोड़ा सा आप लोगों का रफ करना, चलिए अच्छा मैं यहीं पे मैनेज करती हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक ये वस्तु है, ठीक है, अब कोई वस्तु है उसका अपना मास भी होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हो गया हमारा m1, ठीक, ये m1 हो गया। अब बेटा देखो होता क्या है, ये हो गया, ये हमारा, मैंने क्या कहा कि दो वस्तु जब कोलाइड होंगी, अरे भाई कोलिजन कब होगा, टकराव कब होगा, जब दो वस्तु होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा m2, ठीक है, यहाँ पे ये m2 होगा, और जब दोनों चीज़ें चल रही होंगी तभी तो टकराव होगा। तो ये अपनी वेलोसिटी u1 से चल रहा है, ये इसकी अपनी वेलोसिटी है भाई u2, इससे चल रहा है, ठीक है। अचानक सडनली मान लो कि कोई चीज़ कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए, ठीक है। तो अब जो ये दोनों वस्तुएं आपस में बेटा टकरा जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है, मतलब क्या हो गई, टकरा गई। तो जब टकरा जाएंगी तो इसका अपना फोर्स हो रहा होगा, इसका अपना फोर्स, इसका अपना फोर्स। आगे बात समझ में? और यहाँ पे हमारी जो हो गई, ये इसका m1 मास होगा, इसका m2 मास होगा, ठीक है। अब बेटा ये दोनों क्या हो जाते हैं, टकराने के बाद ये क्या होता है, जब ये टकरा जाते हैं तो मैंने क्या कहा, टकराने के बाद भी बेटा क्या हो जाएगा कि सपोज करो यहाँ पे एक ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का क्या हो जाएगा, m3, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब ये टकरा गए, ठीक है, जब ये टकरा गए तो इसका मतलब सपोज करो कि इसका मास 1, ये v1 वेलोसिटी हो गई, और दूसरे का जो हो जाएगा मास 1 मास 2, ये जो हो जाएगा मास 2, और अब इसकी वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2। आई बात समझ में? ये चीज़ अब आप लोग थोड़ा सा इस डायग्राम को प्रॉपरली समझ लीजिए, ठीक है, कि एक मास 1 जो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 1 है, उसकी जो वेलोसिटी है un है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रही हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जा करके अपने कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक m1 है भाई, वो un अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलेगा, m2 दो ऑब्जेक्ट मैंने कहा टकराएंगे, तभी हम यहाँ पे कंजर्वेशन की बात करेंगे मोमेंटम के, ठीक है। ये m2 है और अपनी u2
f2 के साथ जो है कि इसकी वेलोसिटी है उससे ये मूव कर रहा है। सडनली ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये सब टकरा गए। जब टकरा गए तो इधर देखो बेटा क्या हो जाए कि अब तो मास तो उनका वही है m1 ही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई। आ गई बात समझ में। और दूसरे की क्या हो गई m2, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे टकराव के बाद ये स्थिति बनी। अब बेटा हम यहाँ पे कंजर्वेशन, अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए कि बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन, यहाँ पे टकराव हुआ। और ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, मतलब कोलिजन के बाद। ठीक है, मतलब ये क्या है कि जब टकराव हुआ उससे पहले की स्थिति है इस तरीके से। ये क्या हुआ, जब दोनों में टकराव हो गया, ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब कि यहाँ पे टकराव हुआ। ये वाली कंडीशन कब बन जाती है बेटा, ये वाली कंडीशन तब बन जाती है जब हमारा क्या हो जाता है कि कोलिजन हो जाता है, टकराव हो जाता है। तो हम लोगों ने तो इसके डेफिनेशन में ही पढ़ा था ना कि जो इसका संवेग है टकराने के बाद इसके संवेग के बराबर ही होता है। यही तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि F1 इज इक्वल टू, जो फोर्स F1 पे लग रहा होता है वो F2 पे क्या होता है, माइनस के साथ लग रहा होता है। ऐसा क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई बात समझ में। बेसिकली जो ये काम कर रहा होता है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर ही काम कर रहा होता है। अब मुझे आप लोग बताइए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन की बात हम लोगों ने करी थी। आई बात समझ में। एक्शन और रिएक्शन की बात, क्रिया प्रतिक्रिया की बात करी थी पिछले वीडियो में हम लोगों ने, जब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को पढ़ रहे थे। आगे बात समझ में। तो इसी पे ये काम करता है। आई बात समझ में, मतलब पेयर पे हम लोगों ने बात क्या करी थी कि जब भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, तो जो अपोजिट होता है, जो बल लग रहा होता है प्रतिक्रिया का, वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, और इक्वल लगता है। इसीलिए ये फोर्स जो है विपरीत दिशा में है, इसीलिए हमने इसको -F2 कहा। मतलब इधर जो फोर्स लगेगा बेटा वो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले वीडियो में समझा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को पढ़ते समय, कि जब भी फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, विपरीत लगता है और इक्वल लगता है। तो दोनों का फोर्स तो बराबर हो जाएगा लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए F2 माइनस हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था जब उस समय पढ़ाया था कि ये चीज़ कंसेप्ट जो है इसको बड़ा याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो फाइनल इसकी इक्वेशन क्या बन रही होती है। तो m1u1 जो फाइनल वेलोसिटी इसकी m1u1, ठीक है, प्लस m2u2। आई बात समझ में। मतलब इसकी जो वैल्यू होता है बेटा किसके इक्वल हो जाती है, इसके इक्वेशन, जो कि हमने इक्वेशन में बात करी है, m1v1 प्लस m2v2। आगे बात समझ में। यही कंडीशन बेटा जो है हमारी क्या है, तो यही हमारी इक्वेशन जो हो जाती है ये कहलाती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बात समझ में। मतलब देखो m1u1, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमने जो मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम क्या पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। आई बात समझ में। तो जो m1 क्या हो गया मास, u1 क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सेम m2u2। ठीक है, इसी तरीके से ये कोलिजन के बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि जब कोलाइज हो जाता है तो उसका मोमेंटम जो है पहले जो होता है उसके बराबर क्या होता है, बाद के कोलिजन के बाद, मतलब टकराव के बाद का इक्वल होता है। तो टकराव से पहले तो m1u1 m2u2, ठीक है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दूसरे वाले का, और इक्वल टू किसके, m1v1। मतलब टकराने के बाद जो m1 है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये मल्टीप्लाई बाई दिस, और ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि जो कंजर्वेशन है और मोमेंटम है वो क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज यहाँ पे हम लोग जो है कि इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, इस वीडियो को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मोशन चैप्टर जो है, जो लोग लगातार इस वीडियो से बने आए हैं मेरे, उन लोगों को मोशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी किसी को अगर कहीं पे किसी भी तरीके का कोई डाउट है बच्चों, तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो को जब पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर
आंसर करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर में आप लोगों को लिए लेकर के आऊँगी। बाकी बच्चों फाइनली आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, ठीक है। और बाकी एक चीज़ अपना होमवर्क आप लोग करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा चैप्टर आप लोगों का फिजिक्स को पढ़ाऊँ, वो चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को वही चैप्टर स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो चलिए तब तक आप लोग रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।